हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एनसीईआरटी सीरीज़ के अंदर। ये एनसीईआरटी सीरीज़ आपके एस्टेट, लेक्चर कैडर, चंडीगढ़ पीजीटी और जितने भी पीजीटी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपकी केमिस्ट्री पूछी जाती है सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास देखते हैं। जैसा कि आपको पता है हमने स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर स्टार्ट कर रखा था और आज ही उसकी क्लास नंबर 2 है। जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर हमने आइडियल गैस इक्वेशन तक डिस्कस कर लिया था सारा कुछ, ठीक है। आज हम देखेंगे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि व्हेन टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेस इनक्लोज्ड इनटू अ वेसल देन टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। इन्होंने क्या बोला कि मान लो आपके पास एक वेसल है, ठीक है, इसके अंदर आपने अलग अलग गैस रख ली। मान लो फॉर एग्जांपल एक ए गैस है और एक बी गैस है, ठीक है, दोनों को इंक्लूड कर लिया। इन दोनों का जो मान लो इसका प्रेशर पी ए प्रेशर लग रहा है और बी गैस का पी बी प्रेशर लग रहा है, इन दोनों का जो टोटल प्रेशर होगा वो इनके पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा कि अलग अलग का इंडिविजुअल का कितना लगा। अब मान लो पूरे कंटेनर का अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है तो वो आपका क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, दोनों का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर कितना है उनके प्लस के इक्वल होगा आपका टोटल प्रेशर। अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन से हमने क्या देखा था, हमारे पास एक फॉर्मूला था। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। जब आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, एन आर टी बाई वी। मान लो टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों का फिक्स है, ठीक है। अब चेंज क्या हो रही है, दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल। तो अगर फर्स्ट गैस के लिए पी ए लिखूँ तो वो आपका क्या होगा, एन ए, मतलब नंबर ऑफ मोल एन गैस का, आर टी बाई वी। और फिर सेम हम सेकंड गैस पी बी, सेकंड गैस बी के लिए अगर प्रेशर लिखे तो वो आपका क्या होगा, एन बी आर टी बाई वी। अब टोटल प्रेशर निकालना है पी टोटल, तो पी टोटल क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, तो प्लस करो इनको, एन ए आर टी बाई वी, यहाँ टी है, प्लस यहाँ एन बी, थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है, नीचे यहाँ लिखो एन बी आर टी बाई वी, ठीक है, लिख दिया। अब इसमें देखो आर टी वी वाई क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो लिखो अगर हम इसमें क्या करें कि आर टी बाई वी हमने कॉमन निकाल लिया दोनों में से, क्योंकि दोनों में सेम है, तो पीछे क्या रह गया, एन ए प्लस एन बी, ठीक है। ये आ रहा है हमारा पी टोटल, दोनों का निकल के आ रहा है टोटल। अब अगर क्या करें हम, थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम है, ऊपर वाला इरेज कर रही हूँ, ठीक है। ये टोटल प्रेशर निकल गया, ठीक है, टोटल प्रेशर आ गया हमारे पास दोनों गैसेस का। अब देखो अगर हम लिखिए, मान लो पी ए निकालना है हमें पार्शियल प्रेशर की फॉर्म, पी ए बाई पी टोटल अगर करूँ, पी ए बाई पी टोटल, तो पी ए हमारे पास क्या था, एन ए यहाँ का क्या था, आर टी बाई वी, और पी टोटल हमारे पास क्या है, एन ए प्लस एन बी आर टी बाई वी। आर टी बाई वी से आर टी बाई वी कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रह गया, अब ओवर देखो क्या रहता है, क्या रह गया, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। तो ये एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ए डिवाइड बाय क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ए बाय बी। तो ये टोटल हमारे पास क्या बन गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर डिवाइड बाय टोटल मोल। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बन गया, तो ये हमारा किसके इक्वल था, पी ए बाई पी टोटल। तो ए गैस का पार्शियल प्रेशर आपके पास क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल। टोटल प्रेशर कितना है, तो ये फॉर्मूला ये आपका क्या कहता है, ये इसी के अंदर लिखा हुआ है। डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि आपके पास नॉन रिएक्टिंग गैस ए और बी क्या थी, नॉन रिएक्टिंग गैस थी, इनको अगर एक वेसल के अंदर इंक्लूड कर दे तो इनका जो प्रेशर होगा मिक्सचर का वो इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर के, अलग अलग के पार्शियल प्रेशर के। और जो ए का पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल, जो अभी हमने निकाला कि एक गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इंटू पी टोटल, कि जितनी भी गैस आपने इनक्लोज कर रखी है वेसल के अंदर उनका टोटल प्रेशर कितना है। सेम आप बी के लिए निकाल सकते हो, पी बी, वो क्या आएगा, आपका क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और पी टोटल सेम निकाल लेना। यहाँ क्या है, पी बी लिख देना, तो यहाँ एन बी आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमारे इसने क्या बताई थी, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ने बताई थी कि अगर टोटल प्रेशर क्या होता है, सभी का पार्शियल प्रेशर प्लस कर दो जितनी भी नॉन रिएक्टिंग आपने गैसेज ले रखी है। और पार्शियल प्रेशर अगर किसी गैस का निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट गैस इनटू पी टोटल, कि आपका टोटल प्रेशर कितना है, ठीक है। इतना सा था ये, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इसी फॉर्मूले पे आपके इसके न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्या आता है ग्रैहमन लॉ ऑफ डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न। ये ग्रैहमन लॉ ऑफ डिफ्यूज़न आपका एनसीईआरटी के अंदर तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख सकते हैं। इन्होंने क्या दिया कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रेट ऑफ डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डेंसिटी। इन्होंने क्या बोला कि मान लो टेम्परेचर और प्रेशर हम सेम रखें तो जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा इन दोनों कंडीशन के अंदर, तो वो आपका क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है कि मान लो आपके पास ये दो गैस है, एक ए इस साइड है और बी इस साइड है, तो डिफ्यूज़न का जब आपने ये बाउंड्री रिमूव कर दी तो जब ये दोनों गैस एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गई तो वो क्या आपका डिफ्यूज़न है। तो इन्होंने क्या बोला कि ये डिफ्यूज़न का जो रेट है, जिस रेट से ए बी के अंदर डिफ्यूज़ हो रही है, मिक्स हो रही है, वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि ए की डेंसिटी कितनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो यहाँ मान लो आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या है कि कितना वॉल्यूम डिफ्यूज़ हो रहा है डिवाइड बाय टाइम, कितने टाइम के अंदर, तो V1/T क्या आपका रेट ऑफ डिफ्यूज़न है कि V1 क्या है, मान लो आपके पास ए गैस थी, उसका V1 वॉल्यूम डिफ्यूज़ हो रहा है T टाइम के अंदर। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोला था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमने दो रेट लिए। रेट क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था आपका, एक मिनट, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था आपके किसके रेट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था 1/D डेंसिटी के, रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R1/R2 रूट ऑफ D2/D1 की D2 देखो R2 पर D2 जाएगा, R1 का नीचे D1। अब एक हमारे पास फॉर्मूला था कि मोलिकुलर मास हमारे पास क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ इसकी जगह डेंसिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 मोलिकुलर मास D2 का क्या M2/2 लिख सकते हैं, और D1 की जगह M1/2 लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, M2/M1। और रेट की जगह हमारे पास क्या था कि V1 वॉल्यूम T के अंदर हो रहा है, तो R1 की जगह V1/T1 और R2 की जगह V2/T2। ठीक है, ये आपका किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेट किसके, मास के। ये मान लो ए गैस है आपकी, गैस नंबर फर्स्ट है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास की, और गैस नंबर 2 भी आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास ऑफ गैस। बस इसके अंदर ज़्यादा याद मत रखना, सिर्फ इतना याद रख लेना कि एक तो रेट आपका डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और दूसरा क्या है, रेट आपका किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मास के। ठीक है, इतनी चीज़ ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो इतना डिटेल के अंदर हम नहीं देखेंगे इसको। ठीक है, फिर आती है आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इसके कुछ पोस्टुलेट्स लिखे हैं काइनेटिक थ्योरी, ये आपकी किसने दी थी, मैक्सवेल ने दी थी। ठीक है, मैक्सवेल ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दी थी। तो इसके अंदर इन्होंने क्या बोला था, गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्मॉल पार्टिकल, कि जितनी भी आपकी गैस है वो क्या, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सेम पार्टिकल्स से बनी हुई है, जो कि बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स है। सेकंड इन्होंने क्या बोला, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज निग्लेक्सिबल, कि जो भी आपके मॉलिक्यूल से गैस बनी हुई है उनके वॉल्यूम को इन्होंने निग्लेक्सिबल लेके चले थे। और इसी वजह से इन्होंने क्या बोला था कि जब हम प्रेशर डालते हैं तो गैस आपकी क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस, की अब जो ये गैस के पार्टिकल है इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। और इन्होंने क्या बोला कि मान लो ये आपकी कोई भी वेसल के अंदर गैस है ना, ये कोलाइड करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, और जब ये इस वॉल के साथ, कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करेंगे तो उसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, गैस का प्रेशर होगा वो। ठीक है, तो ये लिखा है कोलिजन ऑफ पार्टिकल ऑन वॉल ऑफ कंटेनर एक्सर्ट प्रेशर, की प्रेशर लगाते हैं जिस भी वेसल के अंदर रखे हुए हैं उसकी वॉल्स पर, दीवारों पर। कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक, की अब जो भी कोलिजन हो रही है वो परफेक्टली इलास्टिक है। इलास्टिक का क्या मतलब है कि एनर्जी कंजर्व रहती है। मान लो ये दो मॉलिक्यूल्स है, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो इनके अंदर सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा। ठीक है, एनर्जी ना तो इनकी लॉस करती है ना गेन करती है, सिर्फ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी क्या रहती है सिस्टम की, कंजर्व रहती है। ये चीज़ इन्होंने बोली थी। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो अभी तक हम डिस्कस करें ये आइडियल गैस के लिए चल रहा था, इन्होंने ये आइडियल गैस के लिए बोला था। ठीक है, अब इसके बाद देखो, फिर अब देखो एक दूसरे के साथ, मान लो पहले आपके जो मॉलिक्यूल्स थे, ये गैस है इसके अंदर मॉलिक्यूल थे, वे वो मॉलिक्यूल क्या है, कोई V1 स्पीड से चल रहे थे। अब ये दो मॉलिक्यूल है अलग अलग V1 स्पीड से जा रहे हैं, जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो इनकी स्पीड चेंज हो जाएगी, और जब ये वॉल के साथ कोलाइड करेंगे तो भी इनकी स्पीड चेंज होगी। तो कहने का मतलब क्या था कि हर टाइम कोलिजन की वजह से इनकी जो मूवमेंट हो रही थी, इमोशन के अंदर थी, उसकी वजह से इनकी स्पीड क्या है, चेंज हो रही थी। ठीक है, तो उस इनकी पूरी जो काइनेटिक एनर्जी थी, उस स्पीड को तो क्या है, एवरेज काइनेटिक स्पीड के रूप में दिया गया। देखो यहाँ नीचे लिखा है मैंने कि जो भी स्पीड थी, जो भी इनकी एनर्जी थी, उनको एवरेज की फॉर्म में दिया गया कि एवरेज एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो अब इनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आती है वो थी आपकी 3/2 RT। सिर्फ इतना याद रखना, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है इसमें, फॉर्मूला याद रख लेना। ये थी आपकी मोल के लिए, एक मोल के लिए, अगर आपको एक मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालनी है मॉलिक्यूल्स की, तो वो आपकी क्या निकल के आई थी, 3/2 RT। अगर n मोल के लिए पूछे तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n 3
2RT। ठीक है, अगर इन्होंने पर मोलिक्यूल पूछा कि पर मोलिक्यूल निकालनी है तो पर मोलिक्यूल के लिए क्या करोगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे। तो R/Na को हम क्या लिख सकते हैं, K। R/Na आपका क्या है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बन जाएगा और ये इसकी वैल्यू होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। तो अगर पर मोलिक्यूल बोले तो ये फॉर्मूला याद रखना 3/2 KT, अगर पर मोल बोले, एक मोल के लिए बोले तो 3/2 RT याद रखना। और दूसरा इन्होंने क्या बोला था, जो काइनेटिक एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, फास्टली मूव करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी के हिसाब से इन्होंने स्पीड दिया था। आगे बोल्ट्जमैन ने ग्राफ बनाया था बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का इस टाइप से, ये ऐसे ऐसे कोई ग्राफ था इनका। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया था, स्पीड दी थी एक, यहाँ मान लो कोई मॉलिक्यूल्स है इस पे और ये। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा, मान लो ये स्पीड है आपकी, जो स्पीड सबसे ज़्यादा थी उसको तो नेम दिया गया रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड। जो बीच में स्पीड थी ये थी एवरेज स्पीड, और ये थी मोस्ट प्रोबेबल की, ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आपके पास क्या थी, √2RT, 2RT/m। m क्या है, मोलर मास। सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखना, इसमें ज़्यादा मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डेरिवेशन वगैरह की यहाँ जरूरत नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की पहले स्पीड थी, उसको क्या बोला गया, √2RT/m मोलर मास। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे कर रखा है मैंने। रूट मीन स्क्वायर स्पीड थी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो हाईएस्ट स्पीड थी वो क्या थी, √3RT/m। ठीक है, समझ आ गया, √3RT/m। और एक और थी इसके अंदर, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का शायद फॉर्मूला यहाँ नहीं लिखा हुआ है, हाँ ये रही एवरेज स्पीड। एक एवरेज स्पीड थी, तो एवरेज स्पीड क्या थी, √8RT/m। इनके फॉर्मूलाज याद रखना। मोस्ट प्रोबेबल क्या थी, √2RT/m। रूट मीन्स क्या थी, √3RT/m। और जो आपकी एवरेज स्पीड थी वो क्या थी, 8RT/m। ठीक है, ये तीनों स्पीड थी। फिर इसके बाद क्या दिया गया, अब इन्होंने इफेक्ट बोला कि इफेक्ट क्या रहेगा। अब ये देखो, जितनी भी आपको स्पीड, आपने तीनों स्पीड डिस्कस की है, उसमें मोलर मास क्या आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब जितना ज़्यादा गैस का मास होगा उतनी ही वो क्या है, कम स्पीड से ट्रेवल करेगी। अब जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हीलियम है, इनका मास क्या है, कम होता है, तो ये क्या है, फास्ट मूव करते हैं। इसलिए ज़्यादातर बलून्स वगैरह के अंदर क्या है, आप ये हीलियम और ये हल्की गैस से भरी जाती है। ठीक है, तो एक तो याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो थी ये सारी टेम्परेचर की, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी मोलर मास की, तीनों स्पीड आपकी। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, कई बार मोलर मास से रिलेशन पूछ ले या टेम्परेचर से पूछ ले, तो याद रखना तीनों स्पीड टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, और मोलर मास की क्या थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो फिर क्या कंक्लूजन निकाला गया कि जो ये C* ग्रेटर फॉर लाइटर गैस, वही है कि जो आपकी स्पीड है वो क्या लाइटर गैस के लिए ज़्यादा होगी, क्योंकि मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट था, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो स्पीड आपकी क्या है, इंक्रीज होगी। जो भी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है C* क्या मोस्ट प्रोबेबल की अगर बात करें, वैसे सारी इंक्रीज होगी क्योंकि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्पीड क्या आपकी इंक्रीज हो रही थी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, डिक्रीज हो जाएंगे। ये चीज़ें ध्यान रखना। इस पे वैसे आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल जिनकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएंगे। जैसे मान लो आपको 2 ग्राफ दे दिया, ठीक है, एक आपको ये इस टाइप से ग्राफ दिया और एक इस टाइप से, कोई मतलब थोड़ा सा इधर दे दिया। ठीक है, तो ये स्पीड है इसकी, मान लो इस ग्राफ की ये स्पीड आ रही है और इसकी कहीं थोड़ी सी यहाँ आ रही है, यहाँ। ठीक है, तो अब इन्होंने पूछा कि ये कौन, इसका टेम्परेचर मान लो नीचे वाले का T1 टेम्परेचर है आपके पास, ठीक है, और इस ऊपर वाले का टेम्परेचर क्या है, T2 है। तो अब इन्होंने पूछा कि T1 ज़्यादा या T2, तो क्या दे रखा है, अगर आप टेम्परेचर T1 ज़्यादा है T2, तो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, डिक्रीज हो जाएंगे। तो जहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है जिसके अंदर, तो उसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा होगा। या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जिसकी ज़्यादा है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो स्पीड क्या है, नीचे वाले की ज़्यादा है, ये देखो यहाँ, तो T1 क्या आपका ज़्यादा है T2 से। इस टाइप से देखना है, नीचे क्या है स्पीड होती है ना, तो स्पीड देख लेना कि किसकी ज़्यादा दे रखी है, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है वही टेम्परेचर आपका क्या होगा, ज़्यादा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग हायर स्पीड भी इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग लोअर स्पीड क्या है, डिक्रीज हो जाएंगे। जिनकी स्पीड, मान लो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जिनकी स्पीड कम है वो मॉलिक्यूल कम होंगे, जिनकी स्पीड ज़्यादा है वो मॉलिक्यूल क्या है, इंक्रीज हो जाएंगे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो।
ठीक है, समझ आ गया, टेम्परेचर का रिलेशन समझ आ गया। इस टाइप से ग्राफ पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप सिर्फ टेम्परेचर देख लेना, वो सिर्फ स्पीड देख लेना कि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। सेम अगर आपसे पूछे कि मान लो आपसे ये ग्राफ दे दिया आपको इस टाइप से, 1 मिनट रुको, क्या हो गया इसको, मान लो आपको इस टाइप से ग्राफ दिया है, ठीक है, एक ग्राफ ये है, दूसरा ये है, इसमें नीचे वाले का मास m1 है और ऊपर वाले का मास m2 है। तो आपसे पूछा कि m1 ज़्यादा है m2, तो स्पीड देखो इसकी ज़्यादा है और ये कम है। स्पीड क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के, तो जिसकी स्पीड कम है उसका मास क्या है, ज़्यादा है, तो स्पीड यहाँ कम है, तो मान लो m2 क्या है आपका, ज़्यादा है m1 से, क्योंकि अगर m2 ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी और नीचे ये क्या होती है, स्पीड होती है, तो स्पीड इसकी कम है। ठीक है, इस टाइप से कई बार बन जाते हैं क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर। ठीक है, इसके बाद इनका तीनों का रिलेशन दिया हुआ है, अलग अलग स्पीड का रेशियो निकाल रखिए, तो ये रेशियो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं। देखो ये आपकी क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, ये आपकी क्या है, एवरेज स्पीड है, और सी क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। तो ये इनका रेशियो है 1:1.12 ठीक है, तो रेशियो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और जो आपकी एवरेज स्पीड होती है वो क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड की क्या है, 0.921 होती है, और मोस्ट प्रोबेबल क्या होती है, 0.816। ये रिलेशन ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ी सी याद करने वाली चीज़ें, ज़्यादा डेरिवेशन में जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनते हैं, आपके फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बनते हैं, और ये वाले कई बार डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि इनका रिलेशन क्या है, तो ये याद रख लेना इनके रेशियो। ठीक है, तो अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर के अंदर वो सारा था आपका आइडियल गैस के बारे में। अब नेक्स्ट जो डिस्कशन करेंगे वो होगा आपका रियल गैसेस के बारे में, कि रियल गैस क्या थी और वो आइडियल गैस से कैसे डेविएशन दिखा रही थी। ये सारी चीज़ें जो भी काइनेटिक थ्योरी डिस्कस की आइडियल गैस के बारे में थी, तीन चार हमने लॉ पढ़े थे, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुशक लॉ, ये भी क्या आपके आइडियल गैसेस के लिए थी। तो सारी बातें आइडियल गैस के लिए हो रही थी। अब नेक्स्ट जो भी क्लास आएगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रियल गैसेस के बारे में। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।